इतनी चूतिया राइटिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेरे को लोकेश कनकराज से देखने को मिलेगी। मतलब यही 2022 की बात है, मैंने लोकेश कनकराज की विक्रम देखी थी एंड उस मूवी को देखने के बाद मेरे को पता चल गया था कि भाई ये एक बंदा है जो मास के साथ स्टोरी के साथ कैरेक्टर बहुत सही तरीके से लिख सकता है। लेकिन जब मैंने फाइनली थिएटर में कूली देखी तो मेरे को पता चल गया कि भाई ये मूवी लोकेश कनकराज की लिखी हुई है ही नहीं। मेरे को इस भ्रम में रहने दो कि ये मूवी उसने नहीं लिखी, क्योंकि अगर मैं ये मान लूंगा ना कि ये मूवी उसने लिखी, मेरा सिनेमा से विश्वास उठ जाए। विक्रम मूवी जब आई थी ना 2022 में, तो मैं नया नया मैच्योर हुआ था मूवीज को लेके। मेरे लिए वो चीज काफी नहीं थी क्योंकि मैंने वैसा पहले कभी देखा ही नहीं था। वो जिस तरह का वो स्टोरी था, जिस तरह का वो स्क्रीन प्ले था और उसके साथ वो मास को जोड़ना, मेरे को उस सिनेमा से इंट्रोड्यूस करवाया था लोकेश कनकराज। एंड इसीलिए कूली के लिए जब से वो इंट्रोड्यूस हुई, जब उसका प्रोमो रिलीज हुआ था, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड था। क्योंकि पहली बात, ये मेरी फर्स्ट मूवी होने वाली थी लोकेश कनकराज की जो मैं बड़ी स्क्रीन में देखने वाला था, जिसको कहते हैं ना एक्चुअल थिएटर एक्सपीरियंस लेने वाला था। एंड दूसरी बात, जो मैं इतना एक्साइटेड था, इतना एक्सपेक्टेशन रखा था इस मूवी से, भाई इस मूवी का जो कलर पैलेट का चॉइस था, ठीक है, मतलब जब इसका फर्स्ट प्रोमो रिलीज हुआ था, वो एक गोडाउन के अंदर जो ये लोग लड़ रहे होते हैं, रजनीकांत और सबको जो पछाड़ रहे होते हैं, और उसमें वो घड़ियों का जो वो यूज था, और वो गोल्डन के साथ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ जो वो रेड कलर, वो जो खून का जो एक रेड कलर का वो जो उन लोगों ने कलर ग्रेडिंग की थी, वो जाहिर सी बात है स्मगलिंग वगैरह, ये सिंडिकेट एंड ये सब ना मेरे को बहुत एक्साइटेड करता है। जो चीज छुपी हुई है और एक अचानक से एक आदमी जाएगा और चीज को एक्सप्लोर, ये मेरे को काफी अच्छा लगता है हमेशा से। वो जो मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं एक के बाद एक, और फिर आपको पता चलता है कि ओके इतना बड़ा डील है ये, वो देखने में मेरे को बहुत मजा आता है। एंड इसके फर्स्ट प्रोमो से ही मेरे को वो वाइब आ गई थी एंड मेरे को था कि भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये मूवी जहां लग रही है मेरे को लेके चलो, मेरे को देखना है, वो एक्सपेक्टेशन था मेरा। और उसके भी ऊपर बैंगर, ठीक है, लोकेश प्लस रजनी सर प्लस अनिरुद्ध, कहां देखने मिलता है, कहां देखने मिलता है आज के टाइम। म्यूजिक में बेस्ट, डायरेक्शन में बेस्ट, एक्टर में बेस्ट, आज के टाइम में बहुत रेयर चीज हो गई है सिनेमा के लिए, बहुत रेयर चीज। इसके बाद अगर कोई ऐसी पिक्चर आ रही है तो वो है रामायण, नीतीश तिवारी बेस्ट, उसमें तो बेस्ट प्रोड्यूसर भी है, बेस्ट वीएफएक्स कंपनी भी है डीनेट, उसके बाद रणवीर कपूर, और फिर म्यूजिक में एआर रहमान और हांस जिमर। इसके मतलब ये होने वाली सिनेमा, एंड उसी लेवल का एक्सपेक्टेशन मैंने इस मूवी से भी लगाया था, सिर्फ इन 3 लोगों के लिए। और भाई मेरे जितने दोस्त हैं, मैंने तो सबको बोल दिया था कि भाई लिख के ले लो, ये मूवी दिखाएगा लोकेश की भाई मूवी होती क्या है, सिनेमा होता क्या है। ऐसी मूवी जो ट्विस्ट एंड टर्न्स लाएगी ना हमारे इंडियन सिनेमा में, आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ये चीज बोली थी लेजिट, एंड जिस दिन बुकिंग शुरू हुई मैंने बोला भाई टिकट लाओ, ठीक है, उसी दिन ये देखो कम्युनिटी पोस्ट। एंड मैंने फिल्म से एक दिन पहले मैंने एक और कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि भाई मैं कोई भी फिल्म के लिए इतना हाइप्ड अप नहीं होता हूँ जितना इस मूवी के लिए हूँ, ठीक है। मैं सिनेमा देखने, भाई मेरा 1 साल हो गया, मैं थिएटर में जितनी भी आ रही है सब थिएटर में सिनेमास देख रहा हूँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक साल तो मेरा हो ही गया है। और मेरे को बहुत रेयरली कभी ऐसा लगता है ना कि भाई सिनेमा देखने वाला हूँ मैं, ठीक है। आज मतलब मैं एक रात पहले मैं ऐसा एक्साइटेड होता हूँ, बेड में कूद रहा होता हूँ कि भाई कल के लिए वेट नहीं हो रहा है मेरा, कल मेरे को दिखाओ, मेरे को कल के लिए वेट नहीं हो रहा है। वो एंटिसिपेशन, वो एक होती है ना कि एक पम्प्ड अप फीलिंग, वो एड्रेनल रश मेरा अभी से आ रहा है, मेरे को दिखाओ। मैं बहुत रेयरली मूवीज के लिए वैसे हाइप्ड अप होता हूँ, एंड इसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। और फिर मैंने दूसरे दिन मूवी देखी एंड मेरे को पता चल गया था कि भाई लोकेश ने क्या किया है। लोकेश ने अपने सबसे बेस्ट फिल्म का रिपॉर्ट बनाया, मतलब जो विक्रम के लिए उसने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था ना, उसी को उठाया, चेपा, बना दी कूली। एंड आज मैं तुमको बताऊंगा और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्यों विक्रम स्टैंड आउट करती है और क्यों कूली एक टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म बन जाती है, जो कि हम लोग 2014 पे सेट मैक्स पे देखा करते थे। सबसे पहले विक्रम को देखते हैं। विक्रम में एक बूढ़ा आदमी है और कूली में भी एक बूढ़ा आदमी है। एंड दोनों ही मूवी में क्या होता है, ये जो बूढ़ा आदमी है इसका एक लव्ड वन मर जाता है। सो अब ये बूढ़ा आदमी इन्वेस्टिगेट करने को निकलेगा कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बट विक्रम में वो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है ना, वो देखने में आपको लगेगा कि सही में ये बंदा इन्वेस्टिगेट कर रहा है कुछ तो कन्विंसिंग, जो मैं कहना चाहता हूँ कन्विंसिंग लगेगा कि भाई ये बंदा कुछ तो खोज रहा है। एंड जैसे जैसे मूवी बढ़ती है ना, जैसे जैसे मूवी खुलती है, वैसे वैसे आपको ये पता चलता है कि ओ अब ये है, अब ये है, अब ये है, ओ ये है। एक्चुअल में भाई कितना बड़ा कांड चल रहा है आपको फिर पता चलता है। आपको पहले नहीं बोल दिया जाता है कि ये है, नहीं, आप स्टोरी के साथ एंगेज्ड होते हो और जैसे जैसे वो खुलते हैं आपको ही पता चलता है। सो विक्रम जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करता ना, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा उसको देखने में। एंड विक्रम एक सीक्रेट आर्मी ग्रुप जिसका नाम था ब्लैक स्क्वाड, उसका कमांडर था। तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका होगा ना, वो एक स्पाई की तरह होगा, जो कि दुनिया की नजर में तो कुछ और है, लेकिन वो इन रियलिटी कुछ और ही है और कुछ और ही कर रहा है दुनिया के लिए। विक्रम इज अल्कोहलिक, एक लापरवाह बाप, एक वुमेनाइजर, बाहर से दिखने में इज अ कॉमन यूजलेस मैन। बट जैसे जैसे स्टोरीज अनफोल्ड होती है, आपको विक्रम की इमोशनल साइड भी दिखती है। आपको पता चलता है कि भाई वो अपने पोते से और अपने बच्चे से, अपने बेटे से कितना प्यार करता है। मतलब जब उसका बेटा मरा होता है ना, तो वो रो भी नहीं, तुम अटेंशन टू डिटेल देखो,
विक्रम ने कितना दिया था कि जब उसका बच्चा मरता है तो मतलब जब उसका बेटा जो है वो मरता है तो वो उसका बाप वो खुल के रो भी नहीं पाता है, क्योंकि पहली बात उसका पोता, ठीक है, वो उसका पोता बहुत सेंसिटिव है कानों को लेके, वो अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आवाज सुनता है तो वो मर सकता है, दिल की बीमारी है उसको, तो वो रो भी नहीं पाता है विक्रम। और सच बताओ ना कि जब आप बहुत एक ह्यूज शॉक्ड में होते हो ना, जब आपको शॉक लगता है अचानक से, तो आप रो नहीं पाओगे, आपकी आवाज दब जाएगी यहाँ तक आई, लेकिन आप रो नहीं पाओगे। जब आपका कोई करीबी मरता है जिसके साथ आपके बहुत फीलिंग जुड़े हैं ना, आप नहीं रो पाओगे दिल को, खासकर लड़कों के लिए तो। और देखो इसमें भी एक और अटेंशन टू डिटेल कि विक्रम जो है ना वो जानता है, वो अपने इमोशंस कंट्रोल में रखना जानता है, क्योंकि एक स्पेशल विंग का, ठीक है, आर्मी के एक स्पेशल विंग का, एक स्पेशल स्क्वाड का मेंबर था वो, तो उसको पता है कि अपने इमोशंस कितने कंट्रोल में रखने, कब कंट्रोल में रखने, उसको पता है वो चीज। वो गधा नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा, वो बहुत कंट्रोल्ड रहेगा। ऐसे अटेंशन टू डिटेल्स हर कोई नहीं लिखता अपने कैरेक्टर्स में, कुछ बहुत ही बेहतरीन राइटर्स होते हैं जो लिखते हैं। लोकेश उनमें से एक है। अच्छा मान लो विक्रम की जगह अगर तुम होते, तुम्हारे बच्चे को किसी ने मार दिया होता, तुम पागल हो जाते, ठीक है। अगर वो इंसान तुमको दिख जाता आंखों के सामने जिसने तुम्हारे बच्चे को मारा है, तुम कुछ नहीं सोचते, तुम उसको ऐसे पकड़ोगे और इतना मारोगे इतना मारोगे इतना मारोगे कि वो मर जाए। तुम्हारे फीलिंग्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तुम्हारे हाथ पैर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तुम्हें लगेगा कि मेरे को बस रिवेंज लेना है। एंड विक्रम वैसा नहीं करेगा, यही तो खास बात है विक्रम की, कि विक्रम वैसा नहीं है, उसके इमोशन कंट्रोल में। उसको अभी भी चंदन से बदला नहीं लेना है, ठीक है, उसको एक ड्रग फ्री सोसाइटी चाहिए, उसके लिए वो चंदन को मारेगा तो चलेगा, उसका मिशन बदला नहीं है, उसको एक ड्रग फ्री सोसाइटी चाहिए। तो तुम देखो विक्रम अपने इमोशन को कितना कंट्रोल में रखता है और अपने लक्ष्य पे सीधा देखता है, वो इधर उधर नहीं हिलेगा कि मेरे को बदला लेना है, मेरे को इसको मारना नहीं, उसको है कि ड्रग फ्री सोसाइटी चाहिए तो चाहिए, बस उसका वही लक्ष्य है। और एक स्पाई, एक एजेंट ऐसा ही होना चाहिए। और लोकेश ने ना विक्रम के कैरेक्टर के अराउंड बहुत सही स्टोरी लिखी, मतलब विक्रम को एज अ भगवान ट्रीट नहीं किया है। उसको मान लो अगर कोई चाकू मारेगा, कोई अगर कैरेक्टर विक्रम को चाकू मारेगा, तो वो ऐसा नहीं है भगवान गॉड लाइक कैरेक्टर की, वो चाकू निकलेगा और फिर उसी के पेट में मार देगा और फिर तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको। नहीं, तो अगर चाकू लगी है वो अटकेगा और ऐसे निकालेगा, तुमको ना वो दर्द दिखेगा, और उसके बाद वो चाकू का दाग, वो दर्द जो होता है ना, वो पूरी स्टोरी में तुमको कंटिन्यू होते दिखेगा। विक्रम का एक सीन है मेरे को अभी भी याद है, जब वो अपने पोते को बचाने जाया रहता है उसके घर, तो नहीं यहाँ पे उसको चाकू लगे रहती है। वो मूवी जब तक खत्म होती है, ठीक है, जहां तक उसका जो सीन चल रहा होता है, जब तक वो चंदन को मार नहीं देता है, उसका ये वाला दाग तुम देख पाओगे। एंड वो ना ऐसे करके जब भी अपने ऐसे से झटक रहा होता है तो वो दिखाता है अपने चेहरे में कि भाई उसको चाकू यहाँ लगी है, तो वो ये कंधा थोड़ा सा उसका डैमेज है, तो वो ठीक से हिला नहीं पा रहा है। ये अटेंशन टू डिटेल लोकेश ने दिखाई थी विक्रम, जो कि पुली में तुम देखो भाई उसके पीठ में कुल्हाड़ा लगा है उसके पीठ में, वो भाई साहब ऐसे ये आगे, भाई बूढ़ा आदमी है वो, ठीक है, चल फिर नहीं सकता है वो ठीक से, उसके पीठ में कुल्हाड़ा लगा है, वो निकाल के खड़ा हो गया। ऐसी चीजें सिर्फ टिपिकल साउथ इंडियन फिल्मों में ही होती है। लोकेश से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो लोकेश ने रजनी सर को ऐसा भगवान ट्रीट कर दिया ना, जब तब मेरा माथा खराब होना शुरू हुआ कि एक्टर वर्शिपिंग क्यों हो रही है। रजनी सर के ऊपर हथियारों का असर नहीं हो रहा, आपने डबल वेट के, डबल हाइट के मुस्टंडों को पेल दे रहे हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पेल सकते, लेकिन उसके लिए भी एक रीजन चाहिए, ग्लू चाहिए। विक्रम में कमल हसन, रजनी सर जितने कूली में बूढ़े उतने नहीं थे, लेकिन वो जब हाथ पैर चलाते हैं, वो जब कॉमबैक करते हैं ना, तुम फील कर पाओगे कि भाई ये बंदा कैसे मार पा रहा है इतना, क्योंकि वो ट्रेंड है। स्पेशली ट्रेंड नहीं है, वो कैसे मार दे रहा है इतने लोगों को, क्या है उसकी हिस्ट्री, क्या है भाई, वो है तो बूढ़ा आदमी, एट दी एंड हाथ पैर तो काफी रहे हैं, कैसे मार ले रहा है उतने लोगों को, रीजन क्या है, क्यों। अब मैं ना तुम्हें इस रीजन, अब मैं जो ये रीजन के लिए लड़ रहा हूँ ना, मैं तुमको रीजन का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, जो विक्रम में ही था। ठीक है, तुम विक्रम का इंटरवल वाला ब्लॉक याद करो, जब चंदन को 3 लोग मार रहे होते हैं, ठीक है, और तीनों स्पेशली ट्रेंड है, तीनों पुलिस या आर्मी के लोग हैं, ठीक है, जिनको विक्रम ने ऐसा अपने साथ जोड़ा है, और तीनों का कुछ ना कुछ बैक स्टोरी है, वो उतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन तीनों जो है वो कॉम्बैट जानते हैं, लड़ना जानते हैं। सो वो चंदन को बहुत मार रहा है, और चंदन मार खा रहा है क्योंकि भाई उसकी बॉडी नहीं है वैसी, और वो नहीं जानता है कॉम्बैट जो उन लोगों से लड़ ले। ठीक है, वो भाई थोड़ा धूड़ मार रहे हैं, और ये मार खा रहे हैं क्योंकि इसके पास रिप्लाई नहीं है, बूढ़ा आदमी है, पेट निकला हुआ थुल है पूरा, वो कैसे लड़ लेगा उनसे। अगर वो वहां हाथ पैर चला के इनको मार देता ना, तो मैं बोलता भाई बन गई टिपिकल साउथ इंडियन। लेकिन यही तो वो ग्लू आता है, यही तो वो रीजन आता है जो मैं बात कर रहा था कि लोकेश लिख सकता है। चंदन एक नीले रंग का ड्रग कंज्यूम करता है, अगर तुमको याद हो, और वो जब वो ड्रग कंज्यूम करता है ना, तो भाई उसके अंदर एक बहुत खतरनाक एक पावर आ जाती है कि उसके बाद वो मारपीट सकता है, बहुत खतरनाक। ठीक है, मतलब वो ऐसे मारेगा तो बंदा उड़ के जाएगा, वो बिलीव करा देता है, क्योंकि उस ड्रग को कंज्यूम करने के बाद हो सकता है कि उसके हाथों में, उसके दिमाग मतलब इतना ज्यादा बढ़ जाता है पावर कि वो चाहे तो कॉम्बैट लड़ सकता है, अच्छा खासा मार सकता है, लोगों को हरा सकता है। विक्रम को भी एंड में वो कैसे मारता है, ठीक है, विक्रम को भी जब विक्रम और चंदन का एंड में जो वो मारपीट होता है, तुम उसमें देखना
पहले तो उसके अंदर पिट रहा होता है, फिर वो ड्रग कंज्यूम करता है एंड फिर उसके अंदर वो पावर आती है एंड फिर वो विक्रम को मारता है। तो यही तो ग्लू, यही तो रीजन है जो लोकेश लिखा था भाई, जिसके लिए तुमको भी वो कन्विंसिंग लगेगा। ये कन्विंसिंग है क्योंकि यहाँ उसने एक एडिशनल पावर यूज किया है ना, यहाँ उसने एक एडिशनल पावर यूज किया है जिससे वो लड़ रहा है। बट वही कूली में कुछ रीजन नहीं, कुछ नहीं, बस बना दिया है उनको भगवान, लड़े जा रहे हैं, कुल्हाड़ा लग गया कुछ नहीं हुआ, ये मार कुछ नहीं हुआ भाई। वो एक पंच मेरे को अगर बताओ लगा हो रजनीकांत को, एक पंच स्क्रीन पे वो ही मार रहे हैं जो मार रहे हैं, वो ही लग रहा है जो लग रहा है। तो लोकेश ने कैमरामैन को बोला है कि आप कैमरा लो, ऐसे 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 हिलाते रहो। और पता है ये जो कैमरा ट्रिक है ना, इसका भी एक बहुत गंदा बैकलैश खा गया। पहली बात ना क्या होता है कि मल्टीपल लोग लड़ रहे हैं, कैमरा तो अब आप कट मार नहीं रहे, सिंगल टेक है वो, तो सिंगल टेक में वो ऐसे आया, ठीक है, यहाँ एक जन को मारा है, वो ऐसे नीचे पड़ा हुआ है। क्यों भाई, वो तेरे पास मौका है ना, तो घुमा के मार सकता है, ठीक है, वो दूसरे को मारे तब तक वो ऐसे ही अटका हुआ है, फिर दूसरी बार फिर लात पड़ेगा तो वो गिरेगा। तो वो ना सिंगल टेक में आप देख पाते कि भाई तू अटका हुआ है, तू हाथ पैर चला, तू क्या कर रहा है, ठीक है। विक्रम तो चलो मार रहे हैं, उनका काम है, उनको ऐसे कर देना है, ठीक है, वो लग गया भाई विक्रम, लोग गिर गए वह जो, ठीक है, और वो दिख रहा है भाई कि वो ऐसे करके अटका हुआ है, ठीक है, तो उठ के मारना भाई, ये दिक्कत है भाई सिंगल शॉट, ठीक है। वो जो आपने देखा है ना, वो जो कट मार देते हैं एक्शन सीन्स में कि इधर से मारे फिर वो लगाए उधर, वो इसीलिए मारते हैं कि भाई थोड़ा सा रियलिस्टिक रहे, थोड़ा सा आदमी को एक ना इल्यूजन बना रहे, वरना वो ऐसा मारा है, वो ऐसे अटका हुआ है, इतना वो अजीब सा लगता है ना कि भाई तू अटका क्यों है, तू मारना, तू मार तो सकता है, वैसा सा लगे। वो भाई विक्रम में थोड़ा सा के लिए वो इंटरवल के लिए था, कूली में जहां भी भाई हाथ पैर चल रही है, ठीक है, रजनीकांत की वहां वो वाला सीन दिया ही दिया है, वहां वाला एंगल दिया ही दिया है, वहां वो सिंगल शॉट दिया ही दिया है। मैंने कहा भाई यार लोकेश ऐसा कभी नहीं लिखता है भाई, उसके राइटिंग में सेटअप और एग्जीक्यूशन होता है, प्रॉपर लॉजिक होता है, वो कभी भी इलॉजिकल साउथ इंडियन मूवी नहीं लिखता है, वो कभी भी हीरो वर्शिपिंग नहीं करता है, और अगर करता है ना तो बहुत सोच समझ के कैरेक्टर के साथ, स्टोरी के साथ करता है। एंड मेरे को बहुत दुख लगा जब लोकेश इस लेवल तक गिर गया भाई, वो हीरो वर्शिपिंग करने लगा एंड फैन बॉय बन गया। तो मेरे को हीरो वर्शिपिंग के चक्कर में जो उसने जो वो खत्म किया है ना अपनी स्टोरी को, वो जो मेरे को खराब लगा भाई कि मतलब क्या लिखता था, क्या लिखने पे आ गया। देखो मैंने मासी मोमेंट्स एक्सपेक्ट किए थे और मेरे को चाहिए भी थे मूवी में कि रजनी सर भाई हो, उनका एक मासी मोमेंट हो, मजेदार हो, लेकिन आप पॉइंट पे बस रजनी सर को ऐसा दिए ही जा रहे हैं मासी मोमेंट्स दिए ही जा रहे हैं। एक पॉइंट को मैं नंब हो गया था, ठीक है, एंड पॉइंट आते आते मैंने नंब हो गया था। वो जो दाहा वाला सीन पे वो जो आते हैं ना भाई, वो प्रॉपर 90s का टाइम, पास्ट का टाइम जो आता है, वहां मैं नंब हो गया था कि हाँ ठीक है दिखा दो जो है। इतने मतलब आप एक के बाद एक ऐसे मासी मोमेंट्स ड्रॉप करते ही रहोगे तो आदमी नंब नहीं हो जाएगा? कितना चीखेगा आदमी, थक जाएगा भाई, एक ही चीज दिखाया जा रहा हो। मतलब ऐसे मासी चप्पल छाप ऑडियंस को बहुत मजा आएगा, लेकिन जो एक्चुअल में सिनेमा देखना है, जो लोकेश कनकराज को देखना है, जो क्रिएटिविटी देखना है, उसके लिए तो इनजस्टिस कर रहे हो ना आप। भैया हमें मासी मोमेंट्स देखने थे, लेकिन वो देखने थे जो लोकेश कनकराज बनाएगा, जो लोकेश कनकराज लिखेगा मासी मोमेंट, वो नहीं जो टिपिकल साउथ की फिल्मों में होते हैं। अगर हमें रजनी सर से मास में देखना था तो हम लोग वेटेन ने देख लेते। हम लोग क्यों देखना है? जस्ट बिकॉज लोकेश कनकराज की फिल्म है वो। और लोकेश भाई आप आइटम सॉन्ग कब से लिखने लगे? भाई मोनिका गाना इतना अच्छा आया था, मेरे को लगा था भाई कुछ तो इसका कैरेक्टर होगा, कुछ तो ऐसा स्टोरी में कुछ नया कुछ होगा, ठीक है, कुछ देखने को मिलेगा, नया कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। लोकेश कनकराज भाई आइटम सॉन्ग तो लिखता है नहीं भाई, और इसने लिखा है तो कुछ तो दिमाग लगाएगा। टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म, पूजा हेगड़े आती है, नाच के जाती है नंगों के साथ, पता नहीं क्यों, क्या ही लॉजिक है, क्यों नाच रहे हैं भगवान जाने। मैंने कहा मेरे को लोकेश की तरफ से कुछ नया देखना था, मैंने थोड़ी बोला था आइटम सॉन्ग देखना था। नो डाउट मोनिका गाना बहुत अच्छा है, पूजा हेगड़े ने जो नाचा है, और भाई शोभिन साथ तो हाथ जुड़वा लो भाई, क्या ही बंदा क्या नाचता है भाई, वो जो भाई वो मजेदार था। लेकिन फिर आप जब स्टोरी के साथ उसको जोड़ते हो ना कि उसका कुछ पॉइंट ही नहीं है, वो बस लेंथ बढ़ा रहा है मूवी की, कुछ पॉइंट नहीं है, तो गुस्सा आता है। फिर भी आप एक टाइम को इग्नोर कर देते हो, क्योंकि शोभिन भाई का जो नाचने का वो सीन है, वो अनबिटेबल अनएक्सपेक्टेबल था, पीक हिट कर देता है आपको कि भाई बंदा भाई नाचो नाचो, क्या नाच रहा भाई बंदा भाई। पूजा हेगड़े से नजर हट जाती कि भाई ये बंदा क्या बकचोदी कर रहा है वो भाई। उसीलिए मैं भाई थोड़ा सा माफ कर रहा हूँ उस सीन को, वरना जो गुस्सा चढ़ा रही है भाई वो। खैर अब आ जाते हैं जो कैरेक्टर्स थे मूवी के, वो मूवी के साथ कितना सही ब्लेंड हो रहे हैं, स्टोरी में कितना सही योगदान दे रहे हैं, कितना सही स्टोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं वो कैरेक्टर्स। लोकेश ने विक्रम में जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हैं वो स्टोरी के हिसाब से लिखे हैं। पहले उसने स्टोरी लिखी, उसके साथ कैरेक्टर्स लिखे, और फिर उसने कास्टिंग की है। चलो मेन एक्टर मेन कैरेक्टर्स जो है वो तो चलो आप दिमाग में सोच के रखा हो कि आपको कमल हसन चाहिए, आपको विजय सेतुपति चाहिए, आपको फहद फासिल चाहिए, वो सब ठीक है। लेकिन बाकी भी जितने वो कैरेक्टर्स आपने लिखे हैं वो स्टोरी के हिसाब से हैं, वो एक्टर के हिसाब से स्टोरी नहीं है, स्टोरी के हिसाब से एक्टर हैं। वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जस्टिफाई करते हैं स्टोरी को, और इतिहास गवाह है कि जब जब एक्टर को जस्टिफाई करने के लिए कैरेक्टर्स लिखे हैं
स्टोरी चुती ही चुती है। इतिहास में सिर्फ एक ही आदमी है जो एक्टर के हिसाब से कैरेक्टर लिख पाया है और फैबुलस कैरेक्टर लिखा है, फैबुलस फिल्म लिखा है, फैबुलस स्टोरी लिखा है। सिर्फ एक आदमी, द मैन, द लेजेंड हिमसेल्फ, मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा। उनके अलावा इतिहास में और कोई राइटर डायरेक्टर नहीं है जो एक फैबुलस एक्टर को लेके एक फैबुलस कैरेक्टर लिख दे और उसी फैबुलस कैरेक्टर के साथ एक फैबुलस फिल्म लिख दे। कोई नहीं है। द मैन विद द बॉल्स मेड ऑफ स्टील। ऑनेस्टली, डू यू लाइक दिस टर्मिनोलॉजी? आपका बॉल्स मेड ऑफ स्टील आपको अच्छा लगता है सुनकर? बट पर्सनली अगर मैं बोलूं तो ऐसा बहुत ही कम राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो ऐसा लिख पाते हैं जो कि एक्टर को भी जस्टिफाई करे और कैरेक्टर को भी जस्टिफाई करे एट द सेम टाइम। वैसा कैरेक्टर वैसा स्टोरी बहुत कम लोग लिख पाते हैं। और लोकेश ने भी वही गलती की, उसने एक्टर के लेगेसी को ज्यादा महत्व दिया अपनी स्टोरी से। क्रिएटिविटी के ऊपर अगर आप कलेक्शंस को रखते हैं तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। एंड भाई मैं संदीप रेड्डी वांगा और लोकेश कनगराज को छोड़ के मैं किसी भी राइटर या डायरेक्टर से ये उम्मीद रख सकता हूँ कि भाई वो पैसे को ज्यादा महत्व देगा क्रिएटिविटी से। लेकिन जब लोकेश ने ऐसा किया ना तो मेरा दिल टूट गया। सच बताओ ना, मेरा दिल टूट गया। देखो, जब भी आप ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स कास्ट करते हो ना अपने फिल्म में तो उनके साथ उनकी एक लेगेसी, ठीक है, उनकी एक इमेज चिपकी हुई आती है फ्री में। नहीं, फ्री नहीं, ये एक्टर्स एक्चुअली उसी चीज का पैसा चार्ज करते हैं। तुमको क्या लगता है अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ पुष्पा के लिए क्यों ली? थलापति विजय 275 करोड़ जननायकन के लिए क्यों ले रहे हैं? साफ सरल बात है, अपनी लेगेसी के लिए, अपना जो ऑडियंस पुल है, ठीक है, थिएटर तक जो घसीट के लाता है उनको, उसी चीज के लिए। इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है अभी रिसेंटली आई हुई पुष्पा 2 चप्पल छाप फिल्म। 1742 करोड़ कलेक्शन है उसका बॉक्स ऑफिस का, जस्ट बिकॉज ऑफ अल्लू अर्जुन स्टारडम। और यहीं पे हमारे अच्छे से अच्छे डायरेक्टर कांपने लगते हैं, क्योंकि फिर आपको अपनी स्टोरी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है और अपनी स्टोरी को उस एक्टर की इमेज जैसा ढालना पड़ता है। अगर बेसिक बात बताऊं तो तुम अभी सिनेमा नहीं बना रहे हो, तुम उस एक्टर और उसकी ऑडियंस के लिए एक हूटिंग का एलिमेंट बना रहे हो जिसकी सिनेमा की दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कोई भी पैशनेट डायरेक्टर नहीं चाहता भाई बड़ा से बड़ा एक्टर भाई उसका मूवी करे, नहीं चाहता है भाई, नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है, क्योंकि फिर ये एक्टर जो क्रिएटिविटी की माँ वो देखा नहीं जाता है एक डायरेक्टर। और लोकेश की एक और गलती बताता हूँ, कूली में उसने बहुत बड़े बड़े नाम जोड़े हैं, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे इतने सा रोल के लिए इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े एक्टर्स को क्यों लिया है पता नहीं। मैंने कहा ना, जब कलेक्शन क्रिएटिविटी के ऊपर आ जाता है तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है, लॉजिक जुड़ना बंद कर जाता है। इतू से रोल प्ले, इतू से स्क्रीन प्ले, उसके लिए भाई बड़े बड़े एक्टर्स को लिया है। फिर उसमें होगा ईगो क्लैश, ठीक है, कि भाई मेरे को ये इतना इसके लेवल का तो मैं भी एक्टर हूँ, मेरे को क्यों नहीं दिया भाई इतना स्क्रीन प्ले, मेरे को क्यों नहीं दिया इतना स्क्रीन में जगह। यही होगा, यही होता है। डूम्सडे तक में झगड़ा हो रहा है इस चीज को लेकर। लेकिन ये बोला जा रहा है कि डूम्सडे के सेट पे कुछ एक्टर्स के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। पहले आरडीजे और पेड्रो का सुनने को मिल रहा था, लेकिन फिर ये समझ में आया कि वो तो सिर्फ पेड्रो से जो लोग हेट करते हैं उन्होंने अफवाह उड़ा दी है। फिर अब सुनने को मिल रहा है कि शायद रायन रेनॉल्ड्स और आरडीजे के बीच में है। फिर ये सुनने को मिल रहा है कि आरडीजे और क्रिस हेम्सवर्थ के बीच में। लेकिन ये आरडीजे हर कहीं क्यों फंस रहा है? मैं समझ रहा हूं कि डूम का विलन पूरा मतलब वो ऑरा टाइट करने वाली बात है, लेकिन क्यों? उपेंद्र और आमिर खान ये दोनों का रोल जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं लोकेश कनगराज। उपेंद्र का तो चलो एक मिनट के लिए थोड़ा साइड में रखो, आमिर खान को जो सस्ता रोलेक्स बनाया है वो एंडिंग में, वो बस हूटिंग के लिए रखा है कि अभी रजनी सर का पास्ट दिखा देंगे और फिर लोग करना शुरू कर देंगे, सिर्फ उस चीज के लिए रखा है। और सच बताऊं तो मेरे को एक चीज अच्छी लगी भाई, डी-एजिंग अच्छा किया हुआ है और वो सीन एंड का थोड़ा सा मासी रखा है। मासी से तो मेरा सर दर्द होने लगता है, बट ठीक है, देख लो, ठीक है। वो एंड में थोड़ा सा वो तुमको स्वैग फील होगा, बट फिर भी वो हेडेक दे देता है भाई। वो इतनी बार आ जाता है ना वो एंडिंग तक कि आपको बस अब सर दर्द हो रहा है, ठीक है, वो मासी सीन देख। और वो पास्ट का सीन मैंने कहा ना सिर्फ हूटिंग एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो जो स्टोरी है वो पहले ही भाई बता देते हैं, ठीक है, रजनीकांत साहब है वो पहले ही बता देते हैं कि वो स्टोरी क्या है। फिर भी उसको जबरदस्ती दिखाना है, उनको डी-एजिंग करके वो एकदम वो ऐसा ना फैन बॉय वो निकालना है रजनी सर का, वो दिखाना ही है, वो हूटिंग कराना ही है, वो मास मोमेंट देना ही है, तो चिल्लाओ बहन चो। लोकेश से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, फालतू के बहन जो ब्रेन डेड मास। और हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट मिस्टर आमिर खान साहब, भाई वो इंटरव्यू में जाके तारीफें कहे जा रहे हैं, भाई लोकेश क्या बंदा है भाई, क्या डायरेक्शन देता है भाई, क्या मतलब क्या लिखता है भाई, क्या मतलब मेरे को तो अगली फिल्म बनानी है भाई, क्या दिया है आपको भाई, क्या रोल दिया है आपको भाई। इनको ना गैंगस्टर का रोल दिया, दोनों गन पकड़ा दिया ऐसे हाथ में, उसको गन की सेफ्टी खोलना नहीं आता, इतना चूतिया दिखाया स्क्रीन पे। गैंगस्टर का रोल दिया है ना, गन की सेफ्टी बेसिक चीज होती है गैंगस्टर को, उसको सेफ्टी खोलना नहीं आता है वो सेफ्टी परफेक्शनिस्ट थे यार आप, क्या रोल कर रहे हो। और वो भी छोड़ो, इस रोल की आप तारीफ कैसे कर सकते हो इंटरव्यूज में जाके। लोकेश की चलो तारीफ कर दो, वो चलो समझ में आता है भाई वो बंदा है तारीफ करने लायक।
इस रोल की कहां से तारीफ कर रहे हो आप? भाई मैं तारीफ करना चाहूंगा कूली मूवी के, जिसने मार्केटिंग देखी है। भाई उसका काम था बस थिएटर तक ऑडियंस को खींच के लाना, उसके बाद फैन सर्विस थूक दो इनके मुंह में, फैन सर्विस थूको हुटिंग सीन थूक दो। स्टोरी पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं, बस डालो मास सीन डालो, चिल्लाओ बहनचो, सब बोलेंगे अच्छी पिक्चर, चिल्लाओ बहनचो सबको। यही किया है। थक गया भाई मैं। ए सर्टिफिकेशन क्यों दिया है मूवी को? क्या कौन सा खून खराबत दिया? किसको बीच से फाड़ दिया आपने? विक्रम में कम से कम वो जब रोलेक्स करता है तो दिखता तो है, तो उसके लिए तो चलो, उसके लिए तो ए सर्टिफिकेशन अगर मिलता है ना तो मैं मान भी लेता हूँ। लेकिन इस मूवी में क्या था ऐसा जिसके लिए आपने ए सर्टिफिकेशन दिया है? और ए सर्टिफिकेशन को भी ऐसे मार्केट कर रहे हैं कि भाई क्या ही दे दिया। भाई मैं भी पागल हो गया था कि भाई ए सर्टिफिकेशन ऐसा क्या दिखा देंगे लोकेश कनगराज, और दिखाया क्या? कुछ भी नहीं। मानना पड़ेगा भाई, जो इस मूवी की मार्केटिंग टीम थी ना, मेरे को बुलाओ भाई, मैं दोनों गालों पे चूमूंगा भाई। क्या बंदे थे भाई, एक मार्केटिंग के लिए जो भी एक पीस इन लोगों ने ड्रॉप किया, ऐसी हाइप बनाता है ना भाई वो, मार्केट में ऐसी हाइप बनाता है। और जब जाके देखो तो प्रोडक्ट इतना खराब। मैंने ये मूवी ऐसे मान लेता, ठीक है, ऐसे इसकी मूवी कुछ खराब नहीं है मूवी को, ऐसे अगर आप तुम बोलोगे। लेकिन जब तुमने इसमें लोकेश का नाम जोड़ा ना, तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब लोग बोलेंगे भाई तू ज्यादा ही कर रहा है, इतना तो मूवी खराब है भी नहीं। भाई तू चुप रहे, भाड़ में जा। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा दिमाग मत खराब कर। और पता है कूली के बाद क्या हुआ, मैं तुमको बता रहा हूँ। कूली के बाद पता है क्या हुआ? कमल हसन का फोन आया लोकेश को। कमल हसन साहब ने कहा है कि भाई तू अब कैसी टू नहीं करेगा, तू अब मेरे साथ एक पिक्चर करेगा, ठीक है, और तू रजनीकांत सर को भी ले आ, और हम दोनों को बना गैंगस्टर, और तू बना एक मासी मूवी, ठीक है, हम दोनों को गैंगस्टर रख, और उसको बना तू विक्रम जैसा, समझ रहा है, विक्रम जैसा बना, और तू एलसीयू को भी साइड में रख, तू ये पिक्चर बना। लोकेश भाई मान गए, एलसीयू कूद गया, नहीं कर रहे हैं अभी एलसीयू में काम, अभी वो पिक्चर बना रहे हैं। कैथी टू कहाँ पता नहीं कब आएगी, कब देखने को भगवान जाने। दिमाग कब शुरुआत कितना शांत हुआ था वीडियो का, एंडिंग जो गुस्से में हुआ है ना मेरा। खैर यही था भाई, ये वीडियो बहुत पहले आने वाली थी। एक तो ये को रिलीज हुई थी ना, 14 को रिलीज हुई थी भाई, मैं 18 को डालने वाला था, मैंने अनाउंसमेंट भी की थी, लेकिन नहीं डाल पाया क्योंकि भैंसो थोड़ा इधर उधर हो गया। कोई बात नहीं, अभी डाल दिए, ठीक है यार। बस अभी भी भाई मैं गाने नहीं सुन पा रहा हूँ भाई, कूली के गाने नहीं सुन पा रहा हूँ। गाना सुन रहा हूँ तो मूवी याद आ जा रही है, गाने नहीं सुन पा रहा। खैर जो भी है, तुम बताना तुमको कूली कैसी लगी। ऑफ कोर्स तुम तो हो ही जो चिल्लाओगे अच्छी लगी, मजा आ गया। बाय।